औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरादे जिन के पुख्ता हों, नज़र जिन की खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। नाज़रीन, आज हमारे साथ हासिलपुर के सपूत हाफिज़ अब्दुल हमीद साहब जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर में पढ़ाते हैं वो मौजूद हैं। बाहिम्मत, इंसानियत का दर्द रखने वाले, जिन्होंने अपनी माजूरी को मजबूरी नहीं बनाया बल्कि अंत तक दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे और हासिलपुर का नाम रोशन किया। आइए उनसे जानते हैं कि यहाँ तक पहुँचने तक किन मुश्किलात से उनको गुज़रना पड़ा, किन किन मुश्किलात को अबूर करके वो यहाँ तक पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? तबीयत सेहत ठीक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हमीद साहब, पहले तो आप ये बताइएगा कि आप पैदाइशी तौर पर नाबीना थे? जी बिल्कुल, मैं पैदाइशी तौर पर नाबीना हूँ। मेरा एक भाई और भी है जो कि नाबीना है, वो भी हाफ़िज़ कुरान है मेरी तरह। उसके अलावा मेरे दो भांजे हैं, वो भी नाबीना हैं। वो स्कूल भी पढ़ रहे हैं और कुरान भी हिफ़्ज़ कर रहे हैं। अच्छा, आपने कुरान पाक हिफ़्ज़ किया, कितने साल की उम्र में आप कुरान हिफ़्ज़ आपने शुरू किया हिफ़्ज़ करना और कितने साल में मुकम्मल किया? मैं तकरीबन 5 या 6 साल का था जब मेरे घर वालों ने मुझे मदरसे में दाखिल करवा दिया था। ज़हन अच्छा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी उम्र 9 साल हुई तो मैं कुरान मजीद हिफ़्ज़ कर चुका था। यानी कि 2 साल की मुद्दत में आपने कुरान पाक हिफ़्ज़ कर नहीं, लिया? 3 साल। 3 साल की मुद्दत जी। में। अच्छा, फिर घर से आपको स्पेशल छोड़ने के लिए जाते थे या आप मदरसे में रिहाइश पज़ीर रहे? नहीं, मैं मदरसे में बिल्कुल नहीं रहा। इनका जो सारा क्रेडिट जो है वो मेरे मरहूम वालिद साहब के सर जाता है। अल्लाह उनको गरीक़ रहमत करे। और वो तकरीबन सुबह मुझे रोज़ाना मस्जिद में छोड़ने जाते थे, फिर उसके बाद वो मज़दूरी पे जाते थे। उसके अलावा मेरे जो असातिज़ा थे उनका मेरे साथ बहुत ताउन था। वो शाम को मुझे घर बच्चों के साथ भिजवा देते थे। अच्छा आप साहब, हिफ़्ज़ करने के बाद जो इब्तदाई तालीम है, दुनियावी तालीम है, उसका आपने कहाँ से आगाज़ किया? जब मैंने हिफ़्ज़ कर लिया उसके बाद मैंने दोहराई भी कर ली, तो मेरे एक चाचा थे उमर खिची, वो उधर भावलपुर में ना वाटर मैनेजमेंट का ऑफ़िस है, वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर थे। तो उनके दफ़्तर के करीब ही ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड था। वो आते जाते उसको देखा करते थे। एक दिन उन्होंने जाके अम्मी को बताया कि वहाँ पे स्कूल है और ये बच्चे जो हैं नाबीना, उनको वहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे जाके दाखिल करवाया था भावलपुर गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल फॉर द ब्लाइंड में। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जाके 6 साल में मैट्रिक कर लिया था, एक-एक साल में 2-2 क्लासें करते हुए। मैट्रिक के बाद हायर जो एजुकेशन है वो कहाँ से फिर तालीम हासिल की उसकी? मैट्रिक के बाद मैंने इधर आके जो अपना ये है डिग्री कॉलेज फॉर बॉयज़ हासिलपुर, इधर आके मैंने एडमिशन लिया। वहाँ पे मैंने एफ़ए बीए किया। यहाँ पे हासिलपुर में ब्लाइंड को पढ़ाने के कोई खातिर ख़ास इंतज़ामात थे उस वक़्त? नहीं, लोगों को पता ही नहीं था ये ब्लाइंड कैसे पढ़ते हैं, बहुत कम लोगों को पता था कि फिर ये भी आपने लोग भी पढ़ कैसे सकते हैं। कैसे आपने एफ़ए किया? मैं बिल्कुल जैसे नॉर्मल लोग गाड़ियों में ठहर चढ़कर लटक कर जाते थे, मैं बच्चों के साथ वैसे ही कॉलेज जाता था। वहाँ पे जाके रिकॉर्डिंग कर लेता था। उसके अलावा ये जो ब्रेल सिस्टम है इसका इस्तेमाल किया मैंने, इसमें लिख लेता था। और जो यहाँ के स्टाफ थे जिसमें तारक गिल साहब, मुश्ताक तहीम साहब, अब्दुल गफ़ार भट्टी साहब, अब्दुल हमीद साहब, ज़ुल्फ़कार शाह साहब और मैं बाकी टीचरों से माज़रत जिनके नाम मुझे अब याद नहीं आ रहे, वो लोगों ने मेरे साथ भरपूर ताउन किया और लड़कों ने भी भरपूर ताउन किया। वो मुझे बस में चढ़ाते थे, उतारते थे और जो उनके पास सवारियाँ थी वो मुझे उन पे बिठा के ले भी जाते थे और ले भी आते थे। सही। तो अब आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी है? मेरी क्वालिफ़िकेशन है एमए स्पेशल एजुकेशन, एमए इस्लामियात, बीएड स्पेशल नीड्स इन स्पेशल एजुकेशन और इसके अलावा हाफ़िज़ कुरान भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल हो गए जी सर्विस में? सर्विस में मैं 2006 में आया था, अब 2022 है, तकरीबन 16 साल से ऊपर ही हो गए। सर्विस आपकी तमाम हासिलपुर की है? जी, हासिलपुर की है। माशाल्लाह, अच्छा रोज़गार लग गया आपका। जी, बिल्कुल अच्छा रोज़गार लग गया माशाल्लाह, हासिलपुर के बच्चों को भी फ़ायदा हो गया। अब मेरे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स हैं, आजकल उमैर खालिद जो लड़का है,
वो इस्लामी यूनिवर्सिटी में एक रेगुलर तालीम हासिल कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस में वो कर रहा है BA सेट। अच्छा आप साहब, ये जो गत्ता आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसके ऊपर सुइयों के निशानात हैं, ये आप कैसे पता लगता है आपको कि ये क्या लिखा हुआ है? ज़रा इसकी थोड़ी सी, ये पेपर को कागज़ को कौन सा कागज़ कहते हैं, ये लिखाई किस तरह से होती है, थोड़ा सा इसके बारे में वजाहत कीजिएगा। ये मखसूस पेपर है, जैसे आपके हार्ड चार्ट नहीं होते जी उसी तरह का है, लेकिन उससे थोड़ा सा बारीक है, वो ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये देख रहे हैं ना आप, ये जी फोल्ड हो रहा है आराम से। जी तो ये जो ब्रेल है हमारी, A to Z, अलिफ से बे, यानी अलिफ से ये सही। हर हरफ जो है वो अपनी अलग शक्ल रखता है, सही। तो इसलिए हमें इनको महसूस करने में दिक्कत महसूस नहीं होती। जैसे अब ये मेरे हाथ में है जी अब ये मुझे पता है ये शीन है, ये है, ये रे, और ये छोटी, ये शहरी बन गया। सही। तो इस तरह हम इनको पढ़ सकते हैं। ये 6 नुकात पर मुश्तमिल एक निज़ाम है जिसको सीखना पड़ता है, और ये बाएं से दाएं पढ़ी जाती है और दाएं से बाएं लिखी जाती है। जैसे आप ये देखिए, ये मैं दाएं से बाएं पढ़ रहा हूँ, अगर मैं आपको इसको देखिए, इसको मैंने ये उल्ट कर दिया, आपको ये निशान फिर भी नज़र आ रहे हैं, पता चल रहा है ना? तो ऐसे लिखी जाती है। अच्छा, ये लिखाई के लिए उल्ट होगा? जी, ऐसे पढ़ने के लिए ऐसे होगा। ये डार्ट देखिए ना, जैसे ये बना हुआ है, ये 1, ये 2, 3 और ये 4, 5, ये 6, यानी 6 डॉट्स होते हैं इसके। सही। तो वो हर जो हरफ है उसकी शक्ल अलग होगी। जैसे हम उंगली रखेंगे हमें पता चल जाएगा ये कि कौन सा हरफ है, और इसके हम डॉट है, जैसे अलिफ के लिए 1 बोलते हैं, बे जो है वो 1, 2 है, इसी तरह आगे चलते जाएंगे, पे 1, 2, 3, एक लाइन में 1, 2, 3 आ गए, यहाँ पे 4 आ गया, ये पे बन गया। इस तरह हम महसूस करते हैं, इसी तरह बच्चों को हम सिखाते हैं। कितना मुश्किल है ब्लाइंड बच्चों को पढ़ाना, क्या कहेंगे? वो ब्लाइंड बच्चे जिनके साथ घर वाले ताउन करते हैं, उन पर तवज्जो देते हैं, उनको पढ़ाना तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है। बस ये ब्रेल सिस्टम है, अगर ये उनको आ जाए तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ते हैं। तो जिनके साथ ज़रा घर वाले जिन पे तवज्जो नहीं देते, वो बेचारे ज़रा, हम स्कूल में उनको सबक याद करवा के भेजते हैं, घर वालों जो है उनको पूछते ही नहीं है। दूसरे लोगों को तो वो ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, इन बच्चों के साथ इतना कोऑपरेट नहीं करते। उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो फिर भी पढ़ते हैं और बहुत आगे जाते हैं वो, अगर उन पर थोड़ी सी मेहनत की जाए तो। मेहनत करने के लिए वालिदैन को किस चीज़ की ज़रूरत है? अभी तक वालिदैन इस कशमकश का शिकार है कि ये बच्चे पता नहीं इन कुछ आगे जाके हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होंगे या नहीं। नॉर्मल एक बच्चा पैदा होता है तो उनके ज़हन में फ़ौरन आ जाता है ये बड़ा होगा, हमें कमाएगा, कमा के हमें खिलाएगा, हमारा सहारा बनेगा। जबकि उनको इस बात का पता होना चाहिए कि रिज़्क जो है वो हर बच्चा जो भी पैदा होता है वो अपने मुकद्दर में, अल्लाह ताला उसके मुकद्दर में लिख देता है, और वो अपना रिज़्क खुद लेके आता है। अब मैं हूँ, मेरी बरादरी में भी यही था पहले कि ये लोग क्या करेंगे बेचारे, कुछ भी नहीं कर सकते, बस इनको या बड़े भाई संभाल लेंगे, रोटी छोटी खिला देंगे। तो माशाल्लाह जब मैंने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा कमाता हूँ, और बल्कि उन लोगों का मैं सहारा बनता हूँ। बहुत सारे उनके काम है जो मैं करता हूँ। और इसी तरह मेरे ब्लाइंड भाई, हालांकि उन्होंने पढ़ा भी नहीं, वो हिफ़्ज़ उन्होंने किया हुआ, फिर भी वो अपना वो सब कुछ खुद कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा के अपने बच्चे पाल रहे हैं, घर चला रहे हैं। आप साहब, शादी हुई है आपकी? जी बिल्कुल हुई है। कितने बच्चे हैं? 5। माशाल्लाह। बेटे कितने और बेटियां कितनी? 2 बेटे और 3 बेटी हैं। उनको भी हिफ्ज़ करवा रहे हैं? अभी उनको नादरा पढ़ा रहा हूँ, खुद पढ़ा रहा हूँ। नॉर्मल हैं सभी? जी बिल्कुल नॉर्मल। माशाल्लाह। तो बड़ी बेटी जो है वो 5वीं में पढ़ती है। अच्छा जी। बेटा एक 3री में है, एक 1 में, और छोटी तो अभी वो नर्सरी में। उससे छोटी भी नहीं जा रही, वो छोटी है। खुश खुरम ज़िंदगी जी बसर कर रहे हैं? बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, और बीवी भी नॉर्मल है माशाल्लाह। अच्छा हाफ़ साहब, जो बच्चे नॉर्मल पैदा होते हैं, अब नॉर्मल होते हैं, मिसाल के तौर पर जैसे आप नाबीना हैं जी। माशरे में उनको ये हकारत की नज़र से देखा जाता है। अक्सर उनको मदरसों में डाल दिया जाता है कि ये बस हिफ़्ज़ कर लें, यहाँ तक महदूद रहें, या वालिदैन उनको किसी और जो खैराती इदारे होते हैं उनमें छोड़ आते हैं, या मांगने पे लगा दिया जाता है, या मुख्तलिफ जो मांगने वाले हैं उनको ठेकों पर दे दिया जाता है ऐसे बच्चों को। जी जी। ऐसे वालिदैन को क्या मशवरा देंगे कि बच्चों की किस तरह से केयर करके वो उनको माशरे का कारआमद इंसान बना सकते हैं? देखिए, ऐसे वालिदैन के लिए तो मेरा यही मशवरा है कि राज़िक जो है वो अल्लाह ताला है। अगर आप ये सोचेंगे कि ये बच्चे हम पे बोझ बनेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते, कि तो बिल्कुल एक गलत बात है ना।
अब तो इदारे हैं, गाड़ी यहाँ पे शहर में घूमती हैं, देहातों में जाती हैं। अब इन बच्चों को आप यहाँ पे जाके स्कूलों में दाखिल कराएं, कोई पैसा नहीं है, तालीम फ्री है, किताबें फ्री है, वो जो पिक एंड ड्रॉप फ्री है, वर्दियाँ फ्री हैं। उसके अलावा हम जो 800 रुपये माहवार वजीफ़ा देते हैं बच्चों को, बल्कि इन लोगों को तो हम लोग देते हैं, लेते तो नहीं है वालिदैन से। सही। तो वालिदैन को चाहिए कि वो क्या इसका नाम है, इन इदारों में बच्चों को दाखिल करवाए। उसके अलावा जो सोसाइटी है, हमारे पढ़े लिखे लोग जो हैं, उनको चाहिए कि वो जाके वहाँ पे वालिदैन को राग़िब करें इस तरफ। अगर जिसको भी जो नज़र आए कि ये एक माज़ूर बच्चा है, चाहे वो नाबीना है या जिस्मानी माज़ूर है या जहनी माज़ूर है, बल्कि जहनी माज़ूर बच्चों को भी हम लोग अपने पास इधर दाखिल करते हैं, उनको भी हम लोग थोड़ी बहुत स्किल सिखा देते हैं। अल्लाह ताला ने कोई चीज़ बेकार पैदा नहीं किया माशरे में, सिर्फ आप लोग थोड़ी सी मेहनत करें इन लोगों के ऊपर। और ये मीडिया जो कि आजकल एक बुनियादी अहमियत इख्तियार कर गया है माशरे में, और मीडिया को भी चाहिए कि वो इस बारे में लोगों को शऊर उजागर करे और उनको बताएं कि ये इदारे हैं, यहाँ पे आप अपने बच्चों को भेजें। जो आपके बच्चे माजूर हैं, घरों में इनको ना रखें, तो ये आपका नाम रोशन कर। अब मैं आपको बताता हूँ, मेरे एक स्टूडेंट है, वो शबनम शरीफ, वो हासिलपुर, जब तक वो इस सेंटर में रही है, वो हासिलपुर के लिए 2 या 3 मेडल आते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और डिवीज़न लेवल पे, और एक दफ़ा तो वो पंजाब लेवल पे भी वो विन करके आई है, रेस में, जंप में। तो वो तो नाम रोशन करते हैं अपने वालिदैन का, बल्कि ये बच्चे तो नॉर्मल बच्चों से भी ज़्यादा। अब कितने बच्चे यहाँ पे शहर में जो जाकर डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट और पंजाब लेवल पे नाम रोशन करते हैं वालिदैन का, हमारे स्कूल के बच्चे करते हैं। और तकरीबन हम 24 मेडल्स लेके आए हैं यहाँ पे स्कूल में, जीत के मुख्तलिफ जो कंपटिशन्स है स्पोर्ट्स के, नात खानी होगी, किरत होगी, हमारे बच्चे जीत के आते हैं। अपने स्कूल में कितने नाबीना बच्चे इस वक्त ज़ेरे तालीम? 15। कौन कौन सी क्लास है उनकी? उनकी है KG 1, KG 2, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, ऐसे मुख्तलिफ क्लासेस हैं। अच्छा आप साहब, ये जो कागज़ है, इस पर आप लिखते कैसे हैं? ये कोई स्पेशल इसको किसी जगह पे फिक्स किया जाता है लिखाई करने के लिए? ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिखा जाता है। इसके लिए हम ब्रेल फ्रेम भी यूज़ करते हैं। ब्रेल फ्रेम भी मुख्तलिफ़ होते हैं, कोई 4 लेनों का होता है, एक 27 लेनों का होता है। ये पेपर हम इस तरह उसमें बिल्कुल बराबर फिक्स करके, फिर यहाँ पे उसमें सुराख होते हैं, ऐसे एक स्टाइलिश होती है, उसमें एक यहाँ ना नीचे बारीक सुई लगी होती है। अच्छा। उससे हम ऐसे ऐसे सुराख करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, एक खाने में हम 6 डॉट्स डाल सकते हैं। सही। तो वही मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये बाएं से दाएं पढ़ी जाती है और दाएं से बाएं लिखी जाती है। सही। उसके अलावा परकर मशीन है। आजकल तो ये बहुत एडवांस हो चुके हैं, लोग कंप्यूटर जो है हम इस्तेमाल करते हैं। जी जी। जाज जो है सॉफ्टवेयर हमारा है, उसकी मदद से हम पूरा कंप्यूटर अपना चला सकते हैं, अपना सारा काम कंप्यूटर पे कर सकते हैं। मेरे असातिज़ा हैं जो मुझसे सीनियर, यानी वो लोग वहाँ पे आम इदारे हैं जैसे यूट्यूब है, यूफोन, जाज, इन कंपनियों में काम करते हैं, बल्कि उनके जो कंपटीशन में उन्होंने विन किए हैं। और मेरा एक दोस्त है रावलपिंडी में, वो एक है सरीना होटल इस्लामाबाद में, आपने देखा होगा, ये सुना होगा, वो कितना मशहूर और एडवांस होटल है। वहाँ पे जाके वो कंप्यूटर का काम करता था HR में। और उसके अलावा वहाँ पे उसने मुझे बताया है कि मेरे लिबास जो है वो वहाँ पे नॉर्मल जो लोग हैं उनसे ज़्यादा साफ़ सुथरा होता था, और मुझे सफाई में भी वहाँ पे वो पहली पोजीशन उस बंदे ने हासिल की है 2-3 दफ़ा। सही। बस ये है कि इन लोगों को बजाय आप घरों में बिठाने के या इग्नोर करने के, इन लोगों का सामने लाएं, माशरे में मेन स्ट्रीम में लाएं इन लोगों को, ताकि ये तो बहुत आगे जा सकते हैं। बल्कि आप लोगों की प्रॉपर तरीके से रहनुमाई कर सकते हैं। आप देखते हैं मुख्तलिफ जो है तंजीमें चला रहे हैं, डिसेबल लोग इदारे चला रहे हैं, FM में कंपेयरिंग कर रहे हैं, रेडियो जो है FM देखिए, वहाँ पे जाकर कंपेयरिंग करते हैं। नाज़रीन, ये थे हाफिज़ अब्दुल हमीद साहब, जो स्पेशल एजुकेशन सेंटर हासिलपुर में नाबीना बच्चों को तालीम देते हैं। नाज़रीन, माजूर पैदा होना ये हमारा कोई जुर्म नहीं है, या हम खुद नाबीना हम खुद माजूर पैदा नहीं होते, ये अल्लाह पाक की देन है। लेकिन हम अपनी माजूरी को मजबूरी बनाकर अगर इस माशरे से चले जाते हैं तो ये हमारा कसूर है।
आइए हम सब मिलकर माशरे में जितने भी माजूर अफराद हैं उनको माशरे का कारआमद इंसान बनाने के लिए स्पेशल एजुकेशन सेंटर में दाखिला दिलवाने में अपना अहम किरदार अदा करें, ताकि जितने भी माजूर बच्चे हैं, ज़हनी माजूर हैं, जिस्मानी माजूर हैं या आँखों से नाबीना हैं, वो हाफ़िज़ अब्दुल हमीद की ज़िंदगी को सामने रखकर अपने माशरे के लिए कुछ ना कुछ कारनामा सरअंजाम ज़रूर दे सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि ये हासिलपुर का फ़ख्र हैं अब्दुल हमीद साहब, जो हाफिज़ होने के साथ साथ इन्होंने आला तालीम हासिल की, अपने ना तो अपने घर वालों पर बोझ बने बल्कि ये तमाम अपने जो अजीज़ व अकारब हैं उनकी भी गाहे बगाहे खिदमत करते रहते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। तो हमें भी चाहिए कि जितने भी माशरे के माजूर अफराद हैं उनकी माजूरी को मजबूरी ना बनने दें, उनको माशरे का कारआमद इंसान बनाने में अपना अहम किरदार अदा करके माशरे का कारआमद इंसान बनाकर उनको माशरे में बेहतरीन ज़िंदगी बसर करने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। नाज़रीन, ये थे मलक हमीद साहब, जिनका हमने आज आपसे जिनकी गुफ्तगू करवाई, जिनकी मुलाकात करवाई। नेक्स्ट किसी और प्रोग्राम में किसी और ऐसी ही शख्सियत से मिलवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।